पति, पत्नी और नौकरानी। शीतल और अभिमन्यु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसकी वजह से शीतल और अभिमन्यु परेशान रहते थे, लेकिन उन दोनों से ज्यादा परेशान थी शीतल की सास, यानी अभिमन्यु की माँ जानकी देवी। जानकी देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए, और इसीलिए वो अपनी बहू शीतल को लेकर एक दिन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेक करके बताइए ना। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने शीतल को बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि शीतल के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शीतल कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। घर आने के बाद क्या हुआ माँ? कहाँ लेकर गई थी आप शीतल को? अरे कहाँ लेकर जाती, डॉक्टर मैडम के पास ले गई थी, लेकिन तेरी बीवी तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती? अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन चुकी हूँ। अब दोबारा मेरे सामने इस बात का गाना मत गा। अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोचते ना कुछ। अरे क्या सोचेगा तू? जब डॉक्टर कह चुका है कि तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो बता क्या सोचेगा तू? कहाँ से लाएगा बच्चा? माँ, ये तो मैं भी नहीं जानता। अभिमन्यु, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले आए? क्या फर्क पड़ता है बच्चा हमारा हो या गोद लिया हुआ? आई बड़ी बातें बनाने वाली। क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे का खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन माँ, आप जानती हैं कि ये अब पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी पराये की औलाद को इस घर में अपना पोता या पोती बन के बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मेरा वंश मेरे बेटे के खून से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो पाएगा? आप अच्छी तरह जानती है ना, मेरा और अभिमन्यु का बच्चा नहीं हो सकता। तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, और अपनी दूसरी बीवी से ये मुझे बच्चा पैदा करके देगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। मेरे रहते हुए आप अभिमन्यु की शादी किसी और से करवाएंगी? मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू बस देखती जा बहू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद, अभिमन्यु, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं? मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। पहले मेरी बात सुन। ये जो चमेली है ना, हमारे घर में काम करने आती है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अभिमन्यु की शादी एक नौकरानी के साथ करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है, बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी नौकरानी के साथ करवाना, क्या ये सही है? अगर अभिमन्यु ने शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है तो तुम्हें इस नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह जानकी देवी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली के साथ करवा देती है। कुछ दिनों के बाद, नौकरानी से मालकिन बन के तो मजा आ गया। अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो, अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारा और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। अरे जाओ जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना। एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकी। बढ़िया, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? मम्मी जी, देखिए ना शीतल मुझसे किस तरह से बात कर रही है। शीतल, तुम्हें पता है ना चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो जैसा कहती है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी, वो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तो करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो किस काम की? एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। जाओ अब घर के सारे काम करो और चमेली को आराम करने दो। थैंक यू मम्मी जी, भगवान आपका भला करे। आप नहीं होती तो मैं नौकरानी से महारानी कैसे बनती। देखो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा।
खूब खाओ। ऐसे ही अब पहले की तरह रघु खेत में जाता, गाजर की टोकरी भरकर ले जाता और गांव में बेच देता। एक दिन उसका दोस्त अर्जुन उसे मिला। बताओ कैसे दिन चल रहे हैं, पैसों का इंतजाम कर रहे हो ना? और एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खेत खराब हो चुका है, गाजर नहीं उगती, तो फिर अब ये गाजर कहां से लेकर आ रहे हो? दूसरा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यह भगवान का लगता है खुशकिस्मती का वरदान हुआ है। हाँ अर्जुन भाई, ऐसा ही समझ लो। मेरे खेत में एक जादुई गाजरों का पौधा लगा है, उसी से मैं गाजर लाता हूं। उसकी गाजर कभी खत्म ही नहीं होती। मैंने अपनी बेटी को वही गाजर खिलाई थी, तो मेरी बेटी भी ठीक हो गई। ये सब भगवान का ही करिश्मा है। मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो रघु? मैं कोई बेवकूफ लग रहा हूं तुम्हें? जरूर तुम्हारे खेत में गाजर उग गई होंगी। आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी तुम बात कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुना। सुना तो अर्जुन भाई मैंने भी नहीं था। चलो आओ, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, बस आपको ही दिखाता हूं। हाँ हाँ, चलो दिखाओ, मैं भी तो देखूं वो जादुई गाजर का पौधा। रघु अर्जुन को साथ लेकर अपने खेत पर चला गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खेत खाली था। ये क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो मैं यहाँ से गाजर तोड़कर ले गया था, फिर पौधा कहाँ गायब हो गया? अरे रघु, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो? मुझे तो पहले ही यकीन नहीं था, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। चलो ठीक है, मुझे काम पर भी जाना है, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अर्जुन चला गया। रघु कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर गाजर लेकर गांव में बेचने के लिए चल पड़ा। रात को वापसी पर रघु फिर से खेत पर आया पौधा देखने के लिए, लेकिन पौधा गायब हो चुका था। रघु बहुत मायूस हुआ। उसे लगा कि भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। वह अपने घर चला गया, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही सो गया। रात को रघु को सपना में वही साधु आए, जिन्होंने रघु से कहा, बेटा, वह पौधा तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। और वह पौधा सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, किसी और को नहीं। यह बात रहस्य रखनी है, किसी को नहीं बतानी है। तुम रात को अपने खेत पर जाना और वहां से गाजर तोड़कर लाना। तुम्हारे अलावा कोई उस पौधे को न देख सकेगा, न गाजर तोड़ सकेगा। दूसरा, वो गाजर जो तुम तोड़ते हो आम गाजर नहीं है, उनमें जादुई शक्ति है। कोई भी बीमार व्यक्ति अगर उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। रघु की अचानक आंख खुल गई। वह सारी बात समझ चुका था। वह तुरंत टोकरी लेकर खेत में गया। वहां देखा कि पौधा लगा हुआ है। रघु ने टोकरी भरकर गाजरें तोड़ी और घर ले आया। पिताजी, ये गाजर यहाँ कहाँ से आ गई? क्या आप रात को इन्हें तोड़कर लाए थे? हाँ बेटी, अब से मैं रात को गाजरें तोड़कर लाया करूंगा और दिन में उन्हें बेच आया करूंगा। ऐसे ही 3 महीने पूरे होने वाले थे। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए थे। रघु ने कुछ पैसे जमा तो कर लिए थे, लेकिन अभी इतने नहीं हुए थे कि जमींदार को दिए जा सके। 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन जब रघु गाजर बेचकर घर की तरफ आ रहा था, घर के बाहर भीड़ देखकर रघु भी उसके पास गया और जाकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? मुकेश साहब की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से आज उनका आखिरी समय चल रहा है। ये सुनते ही रघु को तुरंत अपनी बेटी पूनम की याद आ गई। तो रास्ते में गांव का एक आदमी बहुत बीमार पड़ा था। उसे ऐसी बीमारी थी कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसके पास एक गाजर बची हुई थी। उसने तुरंत जाकर वह गाजर मुकेश को खिला दी। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ही मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उनका आखिरी समय चल रहा है और तुम उन्हें ये गाजर खिला रहे हो? अरे कार्तिक भाई, ये कोई आम गाजर नहीं है। आप बस 10 मिनट इंतजार करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। रघु के गाजर खिलाते ही 10 मिनट बाद मुकेश बिल्कुल ठीक हो गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर रघु अपने घर वापस आ गया। अब रघु की गाजरों की बातें जगह जगह होने लगी। हर कोई रघु से गाजर लेने के लिए बेताब हो गया। अरे कमाल हो गया, रघु जो गाजर बेचता है वो तो जादुई गाजर है।
अगर कोई बीमार आदमी उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। मेरी दोनों बहू का इस घर में स्वागत है। अंदर आ जाओ, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। केसरी ऐसा सोचकर अपने मन में सोच रही होती है। अब मेरी दोनों बहू आ गई हैं, इस घर को अच्छे से संभाल लेंगी जैसे कि मैंने संभाला है। ऊपर से अब ठंड में मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी बहुत सुंदर है मेरा ससुराल। अपना ससुराल देखकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बस क्या बताऊं। मेरी तो सारी ठंड भी भाग गई। यहाँ तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। सच कहूँ तो बहुत सुंदर लग रहा है ससुराल। पहले तो मैंने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं होगी क्योंकि सब बढ़िया है। दोनों बहू के चेहरे पर मुस्कान थी। तुम दोनों बहुत थक चुकी होगी और तुम्हें ठंड भी लग रही होगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आती हूँ, उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करेंगे। केसरी ऐसा कहकर अपनी दोनों बहू को उनके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ दोनों बहू थोड़ी देर आराम करती हैं। कुछ ही देर में केसरी उनके पास आती है और उन्हें पहली रसोई की रस्म के लिए बुलाती है। तुम दोनों ने आराम तो कर ही लिया होगा, चलो पहली रसोई की रस्म भी कर लेते हैं। केसरी ऐसा कहने के बाद दोनों बहू को ठंड में रसोई में छोड़कर बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर में फिर से वो दोबारा आती है। मुझे माफ कर देना, मैं तो तुम्हें सामान निकाल कर देना ही भूल गई, अभी देती हूँ। केसरी रसोई में आकर एक कटोरी लेती है और उसमें 6 चम्मच चीनी डालती है, 2 गिलास दूध निकाल कर रख देती है और साथ में 2 कटोरी चावल निकाल के डोंगे में रख देती है। ये रहा सारा सामान। अब तुम अच्छी सी स्वादिष्ट खीर बनाकर सभी के लिए मीठे में लेकर आ जाना। केसरी इतना कहकर रसोई से बाहर चली जाती है और दोनों बहू एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। लगता है माँ जी हमें कुछ ज्यादा ही भली समझ रही हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हें ये लग रहा होगा कि हमें खाना बनाना ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। ज्यादा बनाएंगे ताकि रात को खाने को मिल जाए। खाने के बाद कुछ मीठा अच्छा लगता है। इस तरह आराध्या और राधिका दूध, चीनी, चावल निकाल कर ज्यादा सी खीर बना लेती है, जिसके बाद वो खीर परोसकर घर में सभी को देती है। बहुत अच्छी खीर बनाई है। वैसे ठंड में खीर अच्छी लगती है, लेकिन चलो खाना तो अच्छा बनाना आता है तुम्हें। कितनी अच्छी बात है, मेरी बहू तो बिल्कुल मेरे जैसी आई है। थोड़े सामान में ही अच्छा खाना बनाना। केसरी ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है। वो कुछ देर बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब दोपहर का खाना बनाने की बारी आती है तो दोनों बहू ठंड में रसोई में आती है। कुछ ही देर में केसरी भी रसोई में आती है। अरे इस वक्त तुम रसोई में क्या कर रही हो? माँ जी हमने सोचा कि समय पर ही दोपहर का खाना बना देते हैं। अरे दोपहर के खाने की क्या जरूरत है, सीधा शाम को खाना बनाना चाहिए ना। वैसे भी ठंड में इतनी भूख कहाँ लगती है। और इस पतीले में क्या रखा है? केसरी तब पतीले को देखती है तो उसके अंदर खीर होती है। ये भगवान, इतनी सारी खीर! तुम दोनों ने इतनी सारी खीर कैसे बना दी, जबकि मैंने तुम्हें सिर्फ 2 कटोरी चावल दिए थे, 2 गिलास दूध दिया था। अरे माँ जी, हमने ज्यादा इसलिए बना ली थी ताकि हम रात तक आराम से खीर खाते रहें। हे भगवान, तुम्हारा पेट है कि कुआं? आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना मैं सामान दूंगी उतना ही बनेगा। ठंड में इतना खाना कोई नहीं खाता। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं। इस घर को चलाना है या घर की बर्बादी करनी है? आज से ही अपने कान में आटा लगा लो, फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए। राम राम राम, इतनी सारी खीर देखकर कहीं आज मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। ऐसा बोलते बोलते केसरी अपने कमरे में चली जाती है और दोनों बहू ठंड में कांपते हुए एक दूसरे को देखती रह जाती है। फिर आती है रात को खाना बनाने की बारी। तो रात को जब खाना बनाने दोनों बहू ठंड से कांपते हुए रसोई में जाती है, उनसे पहले वहाँ केसरी मौजूद होती है। उसने पहले ही सब कुछ गिनती करके निकाला होता है। देखो बहू, ये 1 बैंगन है, 4 आलू हैं, साथ में मैंने आटा निकाल कर रख दिया है। इस आटे में से केवल 10 रोटी बननी चाहिए। 2 मेरी, 4 तुम दोनों की और 4 दोनों मेरे बेटों की। ऐसा कहकर केसरी रसोई में चली जाती है। इस तरह दोनों ही बहू कंजूस सास से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। रोटी बनाते बनाते आखिरी में 10 रोटी के बाद 1 लोई रह जाती है। दोनों बहू वो भी बना देती है। तो इस बात पर भी केसरी उन्हें खूब सारी बातें सुना रही होती है। बहुत डर लग रही है। एक तो घर के सारे काम करो, ऊपर से खाना भी बनाओ। तो गिरी तीका, मेरा तो पेट भी नहीं भरता। पता नहीं कंजूस सास हमें कुछ खाने क्यों नहीं देती। बोल रही हूँ, ऊपर से रसोई में काम करते हुए ठंड लगती है। हमारी सास हमें एक हीटर भी नहीं ला कर दे सकती। वैसे मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो रोटी में मेरा क्या होगा ये? आखिरी में 10 रोटी के बाद 1 लोई रह जाती है। दोनों बहू वो भी बना देती है। तो इस बात पर भी केसरी उन्हें खूब सारी बातें सुना रही होती है। बहुत डर लग रही है। एक तो घर के सारे काम करो, ऊपर से खाना भी बनाओ। तो गिरी तीका, मेरा तो पेट भी नहीं भरता।
कंजूस सास हमें कुछ खाने क्यों नहीं देती?